नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित एकांकी बहू की विदा इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहू की विदा यह एकांकी। इस एकांकी को देखने से पहले इस एकांकी के कुछ पात्र देख लेते हैं। पात्रों का परिचय हो जाने के बाद इस एकांकी के विषय एवं इसकी कथा वस्तु को देखेंगे। ठीक है, विनोद रस्तोगी का परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व या उनका संपूर्ण परिचय अलग से एक वीडियो में मैं देने वाली हूँ। इसमें सिर्फ हम उनकी एकांकी बहू की विदा इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एकांकी के प्रमुख पात्रों में आता है पहला पात्र जिसका नाम है जीवनलाल, जो एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यापारी है और उनकी पत्नी का नाम है राजेश्वरी, यानी जीवनलाल की पत्नी है। रमेश जीवनलाल और राजेश्वरी का पुत्र है। और कमला जो नवी नवेली दुल्हन है और उस रमेश की पत्नी है, जीवनलाल और राजेश्वरी की बहू है। प्रमोद कमला का भाई है। इस तरह ये कुछ प्रत्यक्ष पात्र इसमें उपस्थित होते हैं इस एकांकी में। इसके अलावा गौरी नाम का एक पात्र भी इसमें आता है जिसका नाम यहाँ पर लिया गया है इस एकांकी में, और प्रमोद की माँ इसका भी नाम लिया गया है। ठीक है, तो इस एकांकी के जो विषय बन पड़ते हैं, पहले तो यह एकांकी का मुख्य विषय है कि यह दहेज प्रथा को लेकर लिखी गई एकांकी है। दहेज प्रथा कितनी बढ़ रही है समाज में, और दहेज प्रथा के कारण समाज में स्त्रियों के साथ या नवी नवेली दुल्हनों के साथ या खासकर जो पत्नियां हैं जिनकी शादी में दहेज नहीं दिया गया है, ऐसे कुछ परिवार हैं जिन पर अन्याय अत्याचार होता है। ऐसे स्त्री को या ऐसी एक लड़की जिसकी अभी अभी शादी हो गई है और उसको ध्यान में रखकर यह जो एकांकी लिखी गई है। बहू और बेटी में बेटी पराया धन होती है, इस कहावत के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। उसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए एकांकीकार ने यह एकांकी लिखी होगी। इसमें बहू बेटी में अंतर कैसा होता है, लड़की वालों की कठिनाइयाँ मजबूरी क्या होती है, सब अपने अपने हैसियत से करते हैं, लेकिन फिर भी जो लड़के वाले लालची बनते रहते हैं, इसका चित्रण हमें इस एकांकी में मिलता है। सामाजिक व्यवस्था का चित्रण, या ये दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या बन गई है, इसका चित्रण हमें इस एकांकी में मिलता है। ठीक है, अब इस एकांकी की कथा वस्तु को हम देखेंगे। कथा वस्तु इस तरह है कि रमेश और कमला की नई नई शादी हो चुकी है। दोनों की नई नई शादी हो चुकी है, और जब शादी हो जाने के बाद भाई अपनी जो बहन को लेने ससुराल उसके आ गया है, और ससुराल आ जाने के बाद यानी अपनी बहन को पहला सावन या पहले सावन का त्योहार मनाने के लिए मायके ले जाने के लिए वह उसके ससुराल आया हुआ है, जिसका नाम है प्रमोद, जो कमला का भाई है। इसमें सावन का त्योहार ऐसा कहा है जो मायके ले जाने के लिए वह आया है। और कमला के ससुर जो है जीवनलाल की गंभीर मुद्रा है। कमला के ससुर बहुत ही गंभीर मुद्रा में अपने कमरे में इधर उधर घूम रहे हैं। जीवनलाल अपनी बहू की मायके के लिए विदाई करना नहीं चाहते या विदा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अनुसार कमला और रमेश की जो शादी हुई थी वह अच्छी नहीं हुई थी। अच्छी कहने का मतलब उनको जैसे चाहिए थी वैसे नहीं हुई थी, और जिस कारण ये बात आ पड़ी है या जीवनलाल के दिमाग में कि बहू की विदाई तब तक नहीं होगी जब तक वे 5,000 लेकर नहीं आते। यानी उनके अनुसार रिश्तेदारों में इनके हैसियत के अनुसार शादी न होने के कारण इनकी नाक कट गई है, उनका रुतबा जो था वह चला गया है। इस शादी से उनके दिल में जो गहरी चोट लगी है, उस चोट पर अगर मरहम लगाना है या उसका इलाज करना है तो इनको 5,000 रकम प्रमोद को लेकर आना है, या प्रमोद के सामने ये 5,000 रकम की मांग की जाती है। कमला का भाई जो प्रमोद है बहुत ही विनम्र भाव से जीवनलाल के सामने अपने बहन को ले जाने की याचना करता है। कहता है कि अगली बार मैं जब कमला को लेकर आऊँगा या कमला को लेने आ जाऊँगा, मैं ज़रूर पैसे का इंतज़ाम करके आऊँगा और लेकर आऊँगा। ऐसी वह याचना भरे स्वर में
उस जीवनलाल के सामने, अपनी बहन के ससुर के सामने गिड़गिड़ाता है, किंतु जीवनलाल बहुत कुछ उसको सुनाते हैं। जब उसके बदले में ये कुछ बातें करता है प्रमोद, तो उसको वो जबान लड़ाने की बात कहता है। अगली बार वो पैसे लेकर आएगा ये आश्वासन भी देता है, लेकिन जीवनलाल जो है उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बात हम यहाँ देखते हैं। कमला का मायके जाना थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। कमला अगर मायके नहीं आई तो उसकी जो माँ है बहुत उसका इंतज़ार कर रही है। जो माँ है अपनी नवी नवेली दुल्हन का इंतज़ार कर रही है, तो हो सकता है कि उसको बुरा लगेगा। इसीलिए वह भाई अपनी बहन के ससुर के सामने याचना कर रहा है। कमला का सपना जो टूट सकता है, क्योंकि एक नवी नवेली दुल्हन जब पहली बार मायके जाती है तो उसको भी बहुत कुछ अपने सहेलियों से मिलना, घर वालों से मिलना, अपने रिश्तेदारों से मिलना, सावन के झूले झूलना, ये बहुत कुछ करना पड़ता है। और उसने भी अपने मायके के स्वप्न देखे होंगे और उस स्वप्न उसके टूट सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। और जीवनलाल कुछ भी सुनना नहीं चाहते यहाँ एक बात। इसके विपरीत प्रमोद को बहुत कुछ सुनाते हैं। इसकी बातों को जबान लड़ाना कहते हैं। इसकी नज़र में उनका बेटा, जो प्रमोद की तरह बिल्कुल नहीं है, उनका हर कहना मानता है। और वह भी अपने बहन जो गौरी को लेने उसके ससुराल गया हुआ है, जिसका इंतज़ार जीवनलाल और उनकी पत्नी या उनका घर सब परिवार देख रहा है। बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी बेटी के लिए मालिक को कहकर उन्होंने सावन का झूला भी बंधवा दिया है। प्रमोद को जब लगता है जीवनलाल उसकी बहन को उसके साथ भेजने वाली नहीं है, तब वह सिर्फ अपनी बहन को एक बार मिलकर जाना चाहता है। जीवनलाल बाहर जाते हैं, कमला अपने भाई से मिलती है। वह रो रही है। जब उसे पता चलता है कि बातों बात में कि प्रमोद अपना घर बेचकर जो जीवनलाल को या कमला के ससुर को पैसे लाकर देने वाला है, तो वह कहती है कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और अपनी सास, अपनी ननंद, अपने सब परिवार से बहुत खुश हूँ। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। भाई बहन की जो ये बातें हैं, कमला अपने जो नए ससुराल की तारीफ कर रही है, प्रमोद सुन रहा है। और दोनों की बातें जब राजेश्वरी, कमला की जो सासू माँ सुनती है, तो वह इनके बीच में आकर कहती है कि प्रमोद को वह मदद करना चाहती है 5,000 की। अपनी जो तिजोरी की चाबियाँ वह कमला के पास देती है और कहती है कि जाकर इसमें से 5,000 लेकर आ जाओ। किस लिए? क्योंकि वो प्रमोद को देना चाहती है 5,000, और उसको ये कहती है कि तुम यह जाकर कमला के ससुर जी को दे देना और देने के बाद इतना कहना कि ये जो पैसे हैं मैंने लाए हैं। और ये भी कहती है कि जिस तरह हम अपनी बेटी गौरी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी जो माँ या कमला की माँ भी उसी तरह इंतज़ार कर रही होंगी। उसको बहुत दुख हो सकता है, मैं उसका दर्द, इंतज़ार समझ सकती हूँ। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि कमला की सासु माँ बहुत अच्छे विचारों की है। वह अपने जिस तरह बेटी का इंतज़ार कर रही है, उस तरह अपनी बहू की विदा भी करना चाहती है। लेकिन प्रमोद को यह उचित नहीं लगता। वह पैसे नहीं लेता। कमला भी अपने जगह से हिलती नहीं है, चाबियाँ लेकर वहीं खड़े हो जाती है। अब जीवनलाल जो है अपनी जो गौरी का इंतज़ार कर रहे हैं या उसके स्वागत की तैयारी करने के लिए अपनी पत्नी राजेश्वरी को कहते हैं, हम भी लड़के वाले हैं, हमने गौरी के ससुराल वालों की खूब सेवा की, बारात की खातिरदारी की, हमारा सम्मान बढ़ा। ऐसा वो प्रमोद को बहुत कुछ सुनाते हैं। तब एक बाहर, उनके घर के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। जीवनलाल को लगता है कि अभी शायद गौरी ही आई होगी, लेकिन रमेश जो गौरी को लाने गया था वो अकेला आता है। जब रमेश भीतर आकर कहता है सारा हाल कि गौरी के ससुराल वालों ने ये कहकर उसे या गौरी को उसके साथ नहीं भेजा कि दहेज अधूरा रह गया है, और दहेज अधूरा जो रह गया है, जिसको जब तक पूरा नहीं किया जा सकता तब तक वे गौरी को अपने मायके नहीं भेजेंगे, उसकी विदाई नहीं होगी। ये बात सुनकर जीवनलाल सख्ते में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अनुसार जो गौरी के ससुराल वालों को उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया था, और इतने कैसे वो लालची हो सकते हैं? उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ या कोई बात है कि नहीं? ऐसा प्रश्न इनके दिमाग में आता है जीवनलाल के। हमारे
हैसियत के अनुसार हमने बहुत कुछ गौरी को दिया, ऐसा इनको लगता है, फिर भी उन लोगों का मन नहीं भरा, ऐसे विचार आते हैं। राजेश्वरी तब जीवनलाल को यह समझाती है कि इसके पहले आपकी इंसानियत कहाँ गई थी। अर्थात कि जब आप प्रमोद से या प्रमोद के साथ दहेज की बातें कर रहे थे, राजेश्वरी अपने पति की बातों ही बातों में आंखें खोल देती है कि कितना भी करो, लड़के वालों की इच्छाएं हम कभी पूरी नहीं कर सकते। जब लोग अपनी हैसियत से करते हैं, लेकिन लालच के कारण इन लोगों का या अपने जो बहुओं पर ये लोग अन्याय करते रहते हैं और इन लोगों का पेट भरता नहीं है, इनकी इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। जब बेटी की बात आई तो वह अन्याय आपको समझ में आ गया। बेटी और बहू में यह अंतर है कि जब अपनी बेटी पर आती है तब बात हमें समझ में आती है, और दूसरी की बेटी है जो हमारी बहू है उस पर हम अन्याय करते रहते हैं। ये बातें राजेश्वरी अपने पति को समझाती है, और दूसरों की लड़की को हम इतनी इज्जत नहीं देते जितनी कि अपनी बेटी को या अपनी खुद की बेटी को दी जाती है। इस कारण समाज में आज भी लड़कियों पर अन्याय होता है, उस पर बहुत अन्याय होता है, उनका शोषण होता है, और ये सब बातें होती हैं। और सब बातें सुनने के बाद जीवनलाल की आंखें खुल जाती है, उन्हें पश्चाताप होता है और वह समझ जाते हैं, और प्रमोद खाली हाथ निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तब जीवनलाल उसे रोक कर कहते हैं कि अपनी बहू की विदा करो राजेश्वरी, या राजेश्वरी को ये कहते हैं अपनी पत्नी को कि अपनी बहू की विदाई की तैयारी करो, और इस तरह बहू की विदाई होती है। अब इस एकांकी में या प्रस्तुत एकांकी में जीवनलाल जैसे कितने लोग समाज में हमें देखने को मिलेंगे जो अपने बेटी और बहू में फर्क करते हैं। जब बहू की बारी आती है तो दहेज की मांग करते हैं, जब बेटी की बारी आती है तो दहेज होना नहीं चाहिए ऐसा लगता है, और ये अन्याय होता रहा है स्त्रियों पर। जब बेटी की बात आई है तो ये अन्याय उनको अन्याय लगता है। समाज में स्थित जो आज भी दहेज परंपरा है या दहेज जो समस्या ही बोलूँगी मैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दहेज प्रथा यह एक समस्या बन गई है, और इसी को केंद्र में रख कर एकांकीकार ने यही एकांकी लिखी है जो आज की वास्तववादी समस्या है, जिस कारण न जाने कितने अपराध होते हैं। बहू को जलाया जाता है, तड़पाया जाता है, उसका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक शोषण किया जाता है, और स्त्रियों पर ये अत्याचार होते रहे फिर भी दहेज प्रथा आज भी समाज में चल रही है। बड़े सम्मान के साथ दहेज लिया जाता है, दिया जाता है। जितना ज़्यादा दहेज उतना बड़ा सम्मान या उतना ज़्यादा ओहदा ऐसा समझा जाता है। तो इसे केंद्र में रखकर यह एकांकीकार विनोद रस्तोगी ने लिखी है। आप लोगों को ये एकांकी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विनोद रस्तोगी की बहू की विदा आखिर हो जाती है, मतलब कमला की विदाई हो जाती है, यह हम इस एकांकी में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एकांकी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये एकांकी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।